देखिए बेटा, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लेंगे बहुत ध्यान से, बायो-सेवर्ट लॉ, और इसकी स्पेलिंग ध्यान से लिखेंगे, BIOT, बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है ना। तो इसकी स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। तो बेटा, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो करते हैं, हम करंट फ्लो कर रहे हैं भाई। तो जैसे ही किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं, उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है ना। इस बात को हमने पढ़ा था, और इस बात को प्रूव करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे ओरेस्टेड। ठीक है ना। हमने अपने पिछले क्लास में इस बात को पढ़ा है कि ओरेस्टेड ने इस चीज को प्रयोग किया था कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो किया जाता है तो उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है भाई। तो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, इस कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा है तब इस कंडक्टर को इस सिचुएशन में करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है ना। तो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा। करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये बात हमें प्रूव करके बताई थी ओरेस्टेड ने। ठीक है, 1820 में ये बात प्रूव की थी, और उसी ईयर में बायो एंड सेवर्ट ने इस पर और काम किया, और उन्होंने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर क्रिएट हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ये बात ओरेस्टेड ने बताई थी, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड है कितना, उसकी क्वांटिटी कितनी है, इस बात को बताने के लिए बायो एंड सेवर्ट, ये दो साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड आखिर होगा कितना, उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको ओरेस्टेड ने बताया था। ठीक है, लेकिन कितना होगा इसको बायो एंड सेवर्ट ने बताया था। तो बायो एंड सेवर्ट ने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताने के लिए एक रूल दिया, एक लॉ दिया, जिसको बायो सेवर्ट लॉ के नाम से जानते हैं। तो बेटा, इन्होंने 1820 में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर इन्होंने कुछ लॉज बनाए। ठीक है, इन्होंने क्या लॉज बनाए उसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई, ये कोई कंडक्टर लिया हमने एक। ठीक है, ये आर्बिट्रेरी कंडक्टर, मतलब जरूरी नहीं स्ट्रेट हो, टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, तो करंट आई इसके अंदर फ्लो हो रहा है बेटा, करंट आई इसके अंदर फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, और इस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात तो ओरेस्टेड ने बताई थी हमें कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेंगे तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, चारों तरफ। ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो बताने के लिए बायो-सेवर्ट लॉ को हम यूज करते हैं। ठीक है, समझिए। तो ये एक वायर है बेटा, एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसके आसपास मान लीजिए हमें मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है कि वो कितना है। ठीक है भाई, मान लीजिए इस पॉइंट पर चेक करना है, इधर ये पॉइंट पी है। ठीक है, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है। तो बायो एंड सेवर्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट पूरे फुल वायर, फुल लेंथ पर नहीं किए, बल्कि एक छोटे से टुकड़े पर किए, छोटे से टुकड़े पर। मान लीजिए ये एक छोटा सा टुकड़ा है, इसको इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट कहते हैं, इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर का एक इनफाइनाइट स्मॉल एक एलिमेंट है, एक छोटा सा एलिमेंट लिया है इस करंट कैरिंग कंडक्टर का। ठीक है, और इसकी लेंथ मान ली डेल्टा एल है। कितनी है? डेल्टा एल। तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों पर स्टडी की थी, है ना, पूरे कंडक्टर पर स्टडी नहीं की, उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों पर स्टडी की थी। फिर स्टडी के बेस पर उन्होंने ये बताया कि अगर मान लीजिए ये डेल्टा एल एक पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा एलिमेंट है, और उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उसके आसपास के पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उस बारे में उन्होंने बताया। जरा समझते हैं। तो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा बी से, पॉइंट ये जो बी है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसको निकालने की बात चल रही है अभी, लेकिन उन्होंने पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर से कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा आसपास उस बारे में नहीं बताया, बल्कि करंट कैरिंग कंडक्टर के एक छोटे से टुकड़े को लिया था, और उस टुकड़े की लेंथ मान लीजिए डेल्टा एल है।
ठीक है। तो इस डेल्टा एल लेंथ के टुकड़े के कारण आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसके बारे में इन्होंने रिजल्ट दिया था। तो इन्होंने एलिमेंट लिया करंट कैरिंग कंडक्टर का, यानी छोटा सा टुकड़ा लिया। जब छोटा सा टुकड़ा लिया तो मैग्नेटिक फील्ड को बी के बजाय इन्होंने डेल्टा बी से रिप्रेजेंट किया, डेल्टा बी से। डेल्टा बी का मतलब बी का छोटा सा पार्ट, या डीबी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, डीबी या डेल्टा बी। बी मतलब पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड आसपास, ठीक है। और डेल्टा बी या डीबी का मतलब है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के एक छोटे से टुकड़े के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड आसपास क्रिएट हो रहा है, वो डेल्टा बी है या डीबी है। तो इन्होंने बेटा ये बताया कि जो डेल्टा बी होता है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं बेटा, बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। इन्होंने बताया कि कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसका एक इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट है डेल्टा एल, तो उसके कारण आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है उस बारे में इन्होंने कुछ रूल्स बताए। उन्होंने बताया कि जो डेल्टा बी की वैल्यू होती है, यानी एक इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो करंट पर डिपेंड करती है, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड कम, यानी डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और इन्होंने ये बताया कि जो डेल्टा बी है ये इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। यानी अगर छोटी लेंथ का एलिमेंट लिया है तो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आसपास वो कम होगा, और अगर बड़ी लेंथ का एलिमेंट लिया है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो इस लेंथ पर भी डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है? लेंथ ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। और एक बात, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को समझिए कि ये साइन थीटा क्या है बेटा। अगर हम इस करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट है छोटा सा यहां से यहां तक, ये जिसकी लेंथ हमने डेल्टा एल दिखाई, अगर इसको रिप्रेजेंट कर दें पॉइंट ए और बी से यहाँ पर, तो ये ए भी करंट एलिमेंट हो गया। और अगर हम इस करंट एलिमेंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करा दें बेटा, पॉइंट पी से ज्वाइन करा दिया हमने, तो पॉइंट पी से ज्वाइन करने पर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल, ठीक है, इस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन लगा दें तो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा बी। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो करंट एलिमेंट है डेल्टा एल, करंट एलिमेंट की लेंथ, करंट एलिमेंट की लेंथ और उस करंट एलिमेंट को पॉइंट पी से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट इस लेंथ को पॉइंट पी से मिला रहा है, इनके बीच बनने वाले एंगल, जो एंगल बन रहा है उसके साइन के प्रोपोर्शनल होता है, एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल, एंगल पर साइन लगाया गया है, ठीक है ना। तो करंट एलिमेंट की लेंथ डेल्टा एल और करंट एलिमेंट को पॉइंट पी से ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के बीच बनने वाला जो एंगल है उस एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा बी, ठीक है। ये सारी चीजें बेटा हम नोट करवाएंगे, ठीक है। इनके नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वहां से नोट कर लोगे अच्छे से, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ समझ लीजिए अच्छे से बेटा, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है बेटा, बहुत पसीना आ रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, खैर अच्छे से समझिए आप लोग। डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा क्या बेटा? एंगल है इस करंट एलिमेंट की लेंथ और इस करंट एलिमेंट को पॉइंट पी, जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पी से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट और ये लेंथ, इनके बीच बनने वाले एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा बी। इसके अलावा अगर इस लेंथ को हम आर मान लें कि आर लेंथ है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो आर है, पॉइंट पी की करंट एलिमेंट से डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो डेल्टा बी होता है बेटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², 1/r², ठीक है। तो डेल्टा बी जो है 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस के एंटी प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² या डेल्टा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसको देखो रीड कैसे करेंगे बेटा, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर इसको प्रोपोर्शनल बोला है तो यहाँ 1/r² पढ़ना होगा, या फिर डेल्टा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, तो फिर सीधा r² पढ़ेंगे, डेल्टा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है ना। और अगर इन चारों लॉज को मिला के लिखा जाए तो ये बनता है बेटा डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। देखिए ये सब प्रोपोर्शनल वाले नंबर्स हैं, ये सारी प्रोपोर्शनल वाली चीजें हैं, तो इन सबको ऊपर लिखा गया है, और ये डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग है, तो इसको अपॉन में लिखा गया है। तो बेटा ये जो रिलेशन है ना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ, करंट एलिमेंट की लेंथ के साथ और एंगल के साथ, डिस्टेंस के साथ, ये जो रिलेशन बना है ना,
इसी रिलेशन को बायो-सेवर्ट लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं है, ये प्रोपोर्शनल की फॉर्म में है। अगर इसको हम इक्वल टू की फॉर्म में यानी फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहें बेटा, तो ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा दिया जाता है और इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं, डेल्टा बी इक्वल टू, और जब भी ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो बेटा एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, और वो कांस्टेंट यहाँ होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ जो म्यू नॉट है बेटा, म्यू नॉट, इसको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, इसके बारे में अलग क्लास में हम समझाएंगे कि ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है। फिलहाल इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो इस म्यू नॉट यानी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की बेटा वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है बेटा इक्वल टू की फॉर्म में, वो प्रोपोर्शनल में था, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू ये तब होती है जब यहाँ जो चीजें यूज की गई हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज आई हैं, जैसे डेल्टा एल, आई, आर और डेल्टा बी, इन सबके अगर यूनिट्स को ऐसा यूनिट्स की फॉर्म में लिया जाए तो म्यू नॉट की वैल्यू ये होती है। ठीक है, अगर सभी की यूनिट्स ऐसा यूनिट्स में ली जाए तब म्यू नॉट की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो इन सारी बातों को नोट कर लेंगे और बेटा इसके नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, बाकी चीजें अगली क्लास में हम देखते हैं।